हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर आज ये हमारा थर्ड वीडियो सेशन में। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखा। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम के बारे में पढ़ा। आज ये हमारा थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक ना, तो समझिएगा अच्छे से न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है या फिर इसमें होता क्या है। ओके, चलिए बच्चों, इसके लिए आपको मान लेते हैं हम लोग कि दो बॉडीज है हमारे पास। ठीक है, एक हमारा भारी बॉडी है और एक हमारा थोड़ा हल्का बॉडी है। ठीक है, उस पर होगा क्या कि दोनों पे एक ही टाइम पे दोनों पे सेम फोर्स से हम लोग अपना ताकत लगाएंगे। ठीक है ना, तो जो लाइट बॉडी होगी, जो हल्की बॉडी होगी, वो उस पर फोर्स ज़्यादा लग जाएगा, मतलब कि वो डिस्प्लेस, उसका मूवमेंट आगे हो जाएगा, थोड़ा आगे हो जाएगा। और जो हायर वन बॉडी रहेगा, जो हायर नॉट हैवियर, जो हैवियर बॉडी रहेगा बच्चों, वो उस पर फोर्स कम लगेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग दोनों बॉडी पे तो सेम अमाउंट में फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो हमारा हल्का बॉडी रहेगा, जो लाइटर बॉडी रहेगा बच्चों, उस पर फोर्स का एक्शन ज़्यादा हो जाएगा और जो हैवियर रहेगा उस पर फोर्स का एक्शन कम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका जो वेट होता है ये वेट पे डिपेंड कर रहा है या फिर उनके वेलोसिटी पे। ओके, लेकिन जो मोमेंटम होगा, दोनों बॉडीज का मोमेंटम होगा वो सेम होगा। दोनों बॉडी की जो मोमेंटम होगी, लाइट बॉडी और हैवियर बॉडी की मोमेंटम सेम होगी। ओके, तो जो हमारा ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना, ये हमारे फोर्स और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है या फिर एक लिंक बनाता है फोर्स और मोमेंटम के बीच में। ओके, हमारा एक डेफिनेशन निकल के आता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। होता क्या है कि जो हमारा चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसी भी बॉडी का, एक बॉडी है, अगर उसका हम मोमेंटम चेंज कर रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो अप्लाइड फोर्स के। हमारे किसी भी बॉडी का मोमेंटम उस पर अप्लाइड फोर्स का और जिस डायरेक्शन में हो रहा उस डायरेक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आप अच्छे से समझते हो कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और दूसरा अगर घट रहा है तो हमारा पहला भी घटेगा। ओके, तो ये हमारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। तो इससे हम एक डेराइव करके लाएं बच्चे इस लाइन से कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। ठीक है, ये हमारा हो गया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। ये हमारा अपर डेफिनेशन से हुआ है। ओके, चलिए अब मान लेते हैं कि एक हमारे पास बॉडी है। ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास m है। ठीक है, जिसका मास m है। इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है। फाइनल वेलोसिटी v है। ओके, एक बॉडी मान लेते हैं जिसका मास m है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी u, और सॉरी, इसे फाइनल वेलोसिटी का हम लोग यूज नहीं करेंगे, इसमें हम लोग इनिशियल मोमेंटम का इस्तेमाल करेंगे। ओके बच्चों, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी, इसकी बात हम लास्ट में करेंगे। ओके, हमने बॉडी की मास m मान ली और उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने उसकी u मान ली। ठीक है, तो जो हमारा इनिशियल मोमेंटम होगा उस बॉडी का बच्चों वो mu हो जाएगा। जब हम इस बॉडी पे, ये जो हमारा बॉडी है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं F, तो अगर हम इसका मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम देखें तो हमारा जो इसका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा बच्चों वो हमारा mu हो जाएगा। ठीक है, अगर टाइम लग रहा है mu फोर्स इस बॉडी पे, ठीक है, ये हमारी बॉडी है, इस पे हमने फोर्स लगाया t टाइम में। ठीक है, टाइम t में, तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा बच्चों, इसका जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी वो हमारा v हो जाएगा। ओके, एक बॉडी पे हम मान लेते हैं कि कुछ इस पे फोर्स लगाएं t टाइम में, तो जो उसका फाइनल वेलोसिटी होगा वो v हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका फाइनल मोमेंटम अगर निकालें उस बॉडी का, तो हम
अगर फाइनल, ये हमारा इनिशियल मोमेंटम बॉडी का, सबसे पहले तो हम इनिशियल मोमेंटम देख लेंगे। इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा हमारा mu। अब हम इस पर फोर्स लगाएं, टाइम t लगा, तो हमारा जो फाइनल मोमेंटम आएगा ये हो जाएगा हमारा mv हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा फोर्स आया है, हमारे जो अभी हमने लिखा था इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा फोर्स है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम भी माइनस एम यू, एम भी माइनस एम यू बाई टाइम टेकन। तो टाइम टेकन को हम टी से डिनोट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एम को कॉमन ले लें तो ये हमारा भी माइनस यू बाई टी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बच्चों ये वाला पार्ट है, भी माइनस यू बाई टी हमारा एक्सेलरेशन को दर्शाता है, भी माइनस यू बाई टी हमारा एक्सेलरेशन को शो करता है। तो हम फोर्स, जो हमारा फोर्स हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। और जब हम लोग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम एक इसको हटा के अगर बराबर का साइन देते हैं बच्चों तो एक कांस्टेंट के आता है, तो के ये में हो जाएगा। और के कांस्टेंट का एसआई यूनिट 1 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ इक्वल टू एम ए। ओके, तो जो हमारा फोर्स आ जाएगा, ये जो हमने फोर्स लगाया इस पे, उस बॉडी पे, तो ये हमारा हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हमारा रिलेशनशिप, जो हमारा मास और एक्सेलरेशन के बीच का एक रिलेशनशिप हमारा दर्शा रहा है। ओके, तो ये है बच्चों हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स का। ओके, मैं इसे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखिएगा। जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो है क्या कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force है। इसका मतलब हुआ बच्चों कि अगर जो हम किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स लगा रहे हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके चेंजिंग मोमेंटम के, और किस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसके। तो जो हमारा इसका टर्म बन के आएगा कुछ इस तरीके से आएगा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम टेकन। ओके, अब मान लेते हैं कि एक बॉडी है जिसका मास m है और इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है ना। अभी हम फाइनल वेलोसिटी की यहाँ पे बात नहीं करेंगे। ओके, एक बॉडी है जिसकी मास m, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, उस पर हम एक फोर्स F लगा रहे हैं एक t टाइम में, ठीक है ना। टाइम t में हम उस बॉडी पे फोर्स F लगा रहे हैं बच्चों, तो जो उसका इनिशियल, पहले तो हमने उसका देखा कि मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम, उसके बाद हम उसका इनिशियल मोमेंटम देखेंगे तो हमारा mu आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे कि उस बॉडी पे एक फोर्स F लगाएंगे टाइम t पे, टाइम t में टाइम t हुआ तो जो हमारा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, जो फाइनल वेलोसिटी आएगा वो हमारा v आ जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम भी हमारा हो जाएगा बच्चों। अभी तो हमने इनिशियल मोमेंटम देखा तो mu आया, आ जाएगा। अब यहाँ वेलोसिटी हमारा चेंज किया तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा हमारा mv। ओके, तो इस चीज़ को गौर कीजिएगा कि हम फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, तो चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या हुआ mv माइनस mu, हमेशा हम फाइनल से इनिशियल में माइनस करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल mv माइनस mu बाई t, ये हमारा टाइम टेकन है। बच्चों देखिएगा यहाँ दोनों में m कॉमन है, ठीक है ना, m दोनों में सेम है, तो हमने m को कॉमन ले लिया तो m v माइनस यू बाई टी। और एक चीज़ गौर कीजिएगा, ये जो v माइनस यू बाई टी है, पिछले चैप्टर में हमने बताया था कि ये एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है। ओके, तो हमने v माइनस यू बाई टी के जगह a लिख दिया है, a मतलब एक्सेलरेशन हुआ यहाँ। तो हमारा जो फोर्स हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m इंटू ए। ओके, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वल का साइन देंगे तो एक कांस्टेंट k का k लिखते हैं बच्चों, k m हो जाएगा। तो ये जो k होता है उसका हमारा SI यूनिट 1 होता है, कांस्टेंट k का SI यूनिट 1 होता है। तो इसका हमारा फोर्स इक्वल टू आ जाएगा m, जिसको हमने लॉन्ग में लिखा है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो ये हमारा आया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, जो आपको अच्छा से पता चल गया बच्चों। और क्या है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, आई होप सो। अब आगे देखते हैं। पीछे ये जो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ये हमें एक मेथड बताता है फोर्स को हम लोग मास और एक्सेलरेशन के टर्म में मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारा टर्म आया फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए, यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा बच्चों एफ बाई एम हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिलेशन से जो हमारा एक्सेलरेशन होगा किसी भी बॉडी का, अगर कोई भी बॉडी हमारा अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों, तो वो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ओके, तो इस रिलेशन से एक टर्म सामने आया हमारा, वो टर्म क्या है, द एक्सेलरेशन ये हमारा रिलेशन है बच्चों ए बराबर एफ बाई एम से हमारा एक पॉइंट आता है कि जो हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा किसी भी बॉडी में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ए बॉडी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसी भी बॉडी के मास के। ओके, सॉरी मास नहीं, यहाँ हो जाएगा हमारा फोर्स ऑफ बॉडी, जो भी हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है, एक्टिंग ऑन फोर्स एक्ट ऑन बॉडी, एक्ट ऑन अ बॉडी, ठीक है। तो जो भी हमारा एक्सेलरेशन होगा बच्चों कोई भी प्रोड्यूस होगा कोई भी बॉडी में, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उस बॉडी के फोर्स पे, ठीक है। उस बॉडी पे क्या फोर्स लग रहा है उसका, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, टू मास ऑफ द बॉडी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा बच्चों, कि वो उस बॉडी के मास के, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि अगर हम किसी भी बॉडी का मास को डबल करेंगे तो जो उसका एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा, और अगर मास को हम हाफ करेंगे तो एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा। इस रिलेशन से हमारा एक पॉइंट आता है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है कि अगर किसी भी बॉडी का मास को अगर हम डबल करते हैं तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं पॉइंट आपको दे देता हूँ कि इफ मास ऑफ अ बॉडी is doubled, its acceleration अगर किसी भी बॉडी का मास अगर हम डबल करते हैं तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी हाफ्ड, ठीक है ना। उसका एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा। एंड और अगर उसका एक्सेलरेशन को एंड सॉरी बच्चों, है क्या कि अगर हम मास से किसी भी बॉडी के मास को अगर डबल करेंगे तो उसका एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा, और उसके मास को हाफ करेंगे तो उसका एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो एंड मास ऑफ अ बॉडी इज हाफ, जो भी आपका दिया हुआ है उसके मास को अगर हम हाफ्ड कर देंगे तो उसका एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा। ओके, एक्सेलरेशन विल बी डबल्ड। तो ये हमारा एक पॉइंट आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हो अपने नोटबुक में। ओके, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि अगर किसी भी बॉडी का मास डबल होता है तो उसका एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा, क्या होगा, हाफ हो जाएगा। और अगर उस बॉडी के मास को हाफ किया जाए तो उसका एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि एसआई यूनिट, ठीक है ना, फोर्स की एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स वो होता है बच्चों न्यूटन, ठीक है। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होता है, जिसे हम लोग कैपिटल एन से शो करते हैं। अब एक न्यूटन है क्या, ठीक है, एक न्यूटन वो फोर्स है जब
कोई भी बॉडी पे अगर 1 kg का मास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो होगा 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर पे, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों 1 न्यूटन, ठीक है। अब आते हैं इसके कुछ केस के बारे में पढ़ते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ का केस कहाँ हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, कहाँ हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो होगा क्या बच्चे, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे या फिर बोले 99% बच्चे क्रिकेट जरूर खेलते होंगे, देखते होंगे, पसंद होगा उन्हें क्रिकेट। तो उन क्रिकेट बॉल के बारे में आपको बताता हूँ इसमें। क्रिकेट बॉल, जो बॉलर होता है ना बच्चों, आपने कभी भी अगर क्रिकेट देखा, आप क्रिकेट देखते हो तो नोटिस किए होंगे कि जो कैचर होते हैं, जो कैच करते हैं बॉल को, जब बॉल उनके तरफ आता है तो वो अपने हाथ को कैच करते वक्त थोड़ा पीछे लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बच्चे? क्योंकि जब क्रिकेट बॉल आती है उनके तरफ तो बहुत ही हाई मोमेंटम में आता है, जो उनका मोमेंटम रहता है बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। अगर वो डायरेक्ट अपने हाथ से बॉल को रोक लेते हैं तो उनके हाथ में चोट लग सकती है, या फिर अगर मोमेंटम ज़्यादा हाई रहने के, अगर उसका वेलोसिटी ज़्यादा हाई रहेगा बॉल का तो उनका हाथ टूट भी सकता है, ठीक है। तो अगर वो अपने हाथ को बचाना चाहते हैं या फिर कोई भी क्रिकेटर अपने हाथ को बॉलर बचाना चाहता है तो उस बॉल को पकड़ते समय वो अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे लाता है। इससे होगा क्या कि उनका टाइम इंक्रीज होगा, और जैसे ही टाइम इंक्रीज होगा बच्चों तो उसका जो मोमेंटम होगा वो घटकर 0 की ओर होगा, ठीक है ना। तो इसी कारण होता है क्या कि जो एक बॉलर रहता है, कैचर रहता है, वो कैचिंग जो कैच करता है बच्चों, वो बॉल को पकड़ते वक्त थोड़ा थोड़ा वो टाइम लगाकर वो पीछे की ओर अपने हाथ को करता है, ताकि उसका जो मोमेंटम रहता है बॉल को वो रिड्यूस्ड होकर 0 की ओर हो जाए, ताकि उन्हें हर्ट ना हो। ओके बच्चों, तो ये तो था हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आपके सामने आपका क्वेश्चन, इसे कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है क्या कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। एक बॉडी है जिसकी मास आपको 3 kg दे रखा है, उसका जो फोर्स है वो 12 न्यूटन है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसके थ्रू एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा फोर्स होता है बच्चों, फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स दिया हुआ है, m मास दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ, तो हमारा एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स F बाई m। तो हमारे पास फोर्स दिया हुआ है बच्चों 12 न्यूटन, ठीक है। 12 न्यूटन हमारे पास फोर्स है और मास हमारे पास 3 kg है, तो ये हमारा कट कर आ जाएगा 4 न्यूटन, ठीक है। कुछ इस तरीके से। तो ये तो हुआ बच्चों डायरेक्ट जो हमने फॉर्मूला आपको बताया उस बेसिस पे आपने निकाल दिया। या फिर आपको कभी कभी क्वेश्चन बहुत ही घुमा के आएगा जिसमें कि आपको भी यू ये सब सारा दिया हुआ रहेगा, तो आपको एक्सेलरेशन पहले फाइंड आउट करना होगा। जैसे कि यहाँ आपको सिर्फ नॉर्मली पूछ दिया गया कि सिर्फ एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी दे रखेगा कुछ क्वेश्चन में, तो आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो एक्सेलरेशन के फॉर्मूला पे जो भी आपका लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम यहीं तक, नेक्स्ट टॉपिक हम आगे की वीडियो में बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक। ओके बच्चों, बाय।